पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें द प्रीपोजिशन। द नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रीपोजिशन, जिसे हिंदी में कहते हैं संबंध बोधक, प्रीपोजिशन। आप ये शब्द को देख लें, प्री और पोजीशन। पोजीशन यानी स्थान और प्री यानी पहले। हिंदी में इसे कहते हैं संबंध बोधक, जो संबंध का बोधन कराए, जो संबंध का बोध कराए। सो दिस इज द आफ्टर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, verb, adverb, we come to the sixth part of the parts of speech, and that is the preposition. Let's take some examples before we analyze it. इससे पहले कि हम उसको विस्तार से समझें, थोड़ा हम उदाहरण कुछ देखें। और पहला है, there is a cow in the field. There is a cow in the field. Right? Second is, he is fond of tea. He is fond of tea. Third, the cat jumped off the chair. The cat jumped off the chair, O-double-F. So here are three sentences and something is written in italics. In, off and O-double-F, off. These words are prepositions, जो संबंध बनाते हैं, जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। कुछ इस तरह का इसका अर्थ निकलेगा, लेकिन अब हम विस्तार से जानें। जो पहला सेंटेंस आपने देखा, देयर इज ए काउ इन द फील्ड, ये जो शब्द है, इसमें इन जो है, इन दो वस्तुओं के संबंध को बता रहा है। कौन से? काउ और फील्ड। देयर इज ए काउ इन द फील्ड, काउ और फील्ड के बीच के संबंध को बता रहा है कि फील्ड में काउ है। राइट? दूसरा जो शब्द इसमें ऑफ है, ये फॉन्ड, फॉन्ड मतलब प्यारा, फॉन्ड मतलब प्यारा, पसंदीदा, पसंदीदा, पसंद आना। ही इज फॉन्ड ऑफ टी। तो ये फॉन्ड विशेषण का है, उसकी विशेषता और टी के संबंध को, यानी विशेषण और संज्ञा के संबंध को बता रहा है। पहले में संज्ञा और संज्ञा के संबंध को बता रहा था, दूसरे में विशेषता, विशेषण और संज्ञा के संबंध को बता रहा है। फॉन्ड ऑफ टी, ऑफ शब्द जो है। और तीसरे में जो O-double-F ऑफ है, जम्प्ड ऑफ द चेयर, द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर। इसमें क्या हो रहा है? इसमें ऑफ शब्द जो है, जो जम्प्ड जो क्रिया है, क्रिया का संबंध कुर्सी से बता रहा है। पहले में संज्ञा का संबंध, दो संज्ञाएं, संज्ञा का संबंध संज्ञा से, दूसरे में विशेषण का संबंध संज्ञा से, और तीसरे में क्रिया का संबंध संज्ञा से। तो ये संबंध बता रहा, एक दूसरे के रिलेशन बता रहा। रिलेशन में ये बता रहा है कि मैदान में गाय है, चाय पसंद है, पसंदगी, पसंदीदा, पसंद और चाय के बीच में संबंध बता रहा है। क्रिया जंप, कूदना, और कुर्सी के बीच में संबंध बता रहा है। तो ये जो इन, ऑफ और O-double-F ऑफ हैं, ये क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक शब्द, क्योंकि ये संबंध बता रहे हैं। दे आर रिलेटिंग टू ईच अदर, संबंध कर रहे हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक। और अंग्रेजी में प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्यों से बोलते हैं अंग्रेजी में? संबंध बोधक क्यों है, ये तो आप समझ गए। प्रीपोजिशन क्यों बोलते हैं? या हम पहले संबंध बोधक समझ लें, वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले जिसका उपयोग होता है और संज्ञा या सर्वनाम द्वारा संकेतित का संबंध बताता है।
संज्ञा सर्वनाम या क्रिया के साथ इसका संबंध बताता है, उसे हम संबंध बोधक कहते हैं। याद रखेंगे, इनका उपयोग संज्ञा या सर्वनाम से पहले होता है, राइट। तो ये हुई संबंध बोधक की परिभाषा। और पहले होता है, ये हिंदी में जो मैंने बताया, इसे ही हम कहेंगे बिफोर, पहले, बिफोर। प्री यानी बिफोर, प्री यानी बिफोर। तो प्रीपोजिशन, जिसकी पोजीशन पहले हो। किसके पहले? संज्ञा या सर्वनाम से पहले हो। संज्ञा या सर्वनाम से जिनकी पोजीशन पहले हो और संज्ञा या सर्वनाम से जो संबंध बताता हो, इसलिए इनको प्रीपोजिशन अंग्रेजी में कहते हैं। वह जो पहले रखा जाए। क्या अर्थ हुआ? प्रीपोजिशन मतलब वह जो पहले रखा जाए। एम आई क्लियर नाउ? सो आप समझ गए हैं कि शब्दों के संबंध बताने के लिए जिन शब्दों का उपयोग होता है, संज्ञा सर्वनाम या संज्ञा संज्ञा या क्रिया संज्ञा, इनके बीच में जो संबंध बताने के लिए होता है वो संबंध बोधक कहलाता है या प्रीपोजिशन कहलाता है। पहले वाक्य में आपने देखा एक संज्ञा दूसरे संज्ञा को जोड़ रही है, दूसरे में आपने देखा एक संज्ञा एक विशेषण से जुड़ी है, और तीसरे में आपने देखा क्रिया से जुड़ी है। जंप क्रिया है, एक्शन है। तो संबंध बोधक के साथ संज्ञा या सर्वनाम को, संबंध बोधक के साथ जिस संज्ञा या सर्वनाम का हम उपयोग करते हैं उसे कर्म कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। एम आई क्लियर? जिस संज्ञा या सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं संबंध बोधक के साथ, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस तरह जो पहला वाक्य है उसमें ऑब्जेक्ट क्या हुआ? फील्ड जो है वो संज्ञा कर्म कारक है संज्ञा पर ऑब्जेक्ट, राइट। एक्यूजेटिव हम कह सकते हैं, एक्यूजेटिव फील्ड। दूसरे में क्या है संबंध कारक? दूसरे वाक्य में हम कह सकते हैं कि चेयर, तो ही जम्प्ड ऑफ द चेयर। तीसरे में ऑफ द चेयर, फॉन्ड ऑफ टी, और ऑफ जो है ये संबंध कारक बता रहा है और कर्म से इसको जोड़ रहे हैं, जिसे हम एक्यूजेटिव कहते हैं। सिमिलरली अनदर, द रोड रन्स ओवर द हिल एंड प्लेन। एक यदि हम वाक्य लें, द रोड रन्स ओवर द हिल्स एंड प्लेन्स। अब यहाँ दो संज्ञाएं आ गई, तो ओवर लेकिन पहले है, ओवर हिल्स एंड प्लेन्स, तो हिल्स एंड प्लेन्स को जोड़ रहा है, तो रन ओवर। तो संबंध बोधक के दो या दो से अधिक कर्म हो सकते हैं। हिल भी है कर्म और प्लेन्स भी है कर्म। प्लेन यानी मैदान और हिल माने पहाड़। तो द रोड रन्स ओवर हिल एंड प्लेन्स। जो सामान्य तरीके से हम बात करें तो सामान्य तरीके से संबंध बोधक प्रायः कर्म से पहले आता है। ये चीज़ आपको समझनी, किससे पहले आता है? कर्म से पहले आता है, पर कभी कभी बाद में भी आता है, लेकिन नॉर्मली कर्म से पहले आता है। जैसे यहाँ आपने देखा ओवर हिल एंड प्लेन, फॉन्ड ऑफ टी, इन द फील्ड, सो इट इज कमिंग बिफोर एक्यूजेटिव केस। Let's take further examples. Here is the watch that you asked for. ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया? इसमें बाद में आ रहा है। संबंध बोधक जो है वो कर्म के बाद आ रहा है। मैंने पहले कहा आपको, सामान्यतया ये पहले आता है, कर्म के पहले, एक्यूजेटिव केस के पहले, और उसके उदाहरण हमने पढ़े। अब यहाँ देखिए, Here is the watch that you asked for. फॉर इज प्रीपोजिशन, लेकिन ये सबसे आखिरी में आ रहा है, कर्म पहले आ चुका है। दैट इज द बॉय आई वॉज स्पीकिंग ऑफ। दैट इज द बॉय आई वॉज स्पीकिंग ऑफ। बॉय और ऑफ बाद में आया। वॉट आर यू लुकिंग फॉर? लुकिंग क्रिया है, क्रिया के पहले आना चाहिए।
पर ये बाद में आ रहा है. लुकिंग फॉर, वॉट आर यू लुकिंग फॉर, वॉट आर यू थिंकिंग ऑफ. So generally preposition comes before, but there are examples where it comes afterward also. Is it clear? Now for, from, in, ये कालवाचक या स्थानवाचक संज्ञाओं से पहले ये कई बार ये लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, इसे हाइड कर देते हैं. जैसे हम बोलेंगे हाइड कर दिया जाता है. We did it last week. We did it last week. इसमें कौन सा प्रीपोजिशन गायब है? बिना प्रीपोजिशन के कैसे बन रहा है वाक्य? कोई सा एक प्रीपोजिशन को हमने हाइड कर दिया. We did it last week. We did it in last week. इन को हमने गायब कर दिया, साइलेंट रख दिया, हटा दिया. I cannot walk a yard. I cannot walk a yard. I cannot walk a kilometer. कौन सा प्रीपोजिशन इसमें गायब होगा? हिंदी में क्या बोलेंगे? मैं अब 1 किलोमीटर नहीं चल सकता, मैं अब नहीं चल सकता. तो यहाँ तो कोई ऐसे संबंध, लेकिन अंग्रेजी में फॉर ए किलोमीटर, आई कैनॉट वॉक फॉर ए किलोमीटर. फॉर, वेट ए मिनट, कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ हाइड किया? वेट फॉर ए मिनट. तो कई बार हम प्रीपोजिशंस को गायब कर देते हैं, हटा देते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, और मीनिंग वही रहता है. सिंपल प्रीपोजिशंस, अभी तक जो हमने देखा, फॉर, ऑफ, इन, ऑन, ओवर, ये सब सिंपल प्रीपोजिशन थे, बड़े सादे. आउट, इन, ओवर, फॉर, दे वेर सिंपल प्रीपोजिशन, जैसा शब्दों को देखकर ही लगता. अब थोड़ा सा कंपाउंड प्रीपोजिशन भी होते हैं, विच आर लिटिल लॉन्गर एंड दे कैरी मोर देन वन वर्ड विद इन इट. एक से ज़्यादा शब्द ये अपने में लिए हुए हैं, समाहित किए हुए हैं. तो उनको कहते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन या संयुक्त संबोधक. किसी संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण में कोई संबंध लगाने से बन जाते हैं. ये जो कंपाउंड जो हैं, इसको किसी क्रिया में लगा दो, किसी विशेषण में लगा दो, या किसी सर्वनाम में लगा दो, तो संयुक्त संबंध बोधक बन जाते हैं. वो कौन से वर्ड हैं जिनको हम जोड़ दें संज्ञा में, सर्वनाम में या क्रिया में? सामान्यतः वो वर्ड हैं ए या BEB. ए या BEB. ए जोड़ने से कैसे बनता है? अबाउट, अबव, अक्रॉस, अलोंग, अमंग. ये ए के जोड़ने से संयुक्त कंपाउंड बन गया और ये डबल सिलेबल हो गया. अबाउट, अलोंग, अमंग, राइट, संयुक्त. बी ई को जोड़ के कैसे? बिफोर, बियॉन्ड, बिसाइड, बिटवीन, इनसाइड, आउटसाइड, विद इन, विदाउट. ये कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट इज फ्रेज प्रीपोजिशन. अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है, वाक्य बनते हैं, वो फ्रेज प्रीपोजिशन से. हर क्रिया के साथ सिंपल प्रीपोजिशन जितने हैं उनको जोड़ के आप नए अर्थ बना सकते हैं. मैं फिर से दोहरा दूं, हर क्रिया, आप एक क्रिया लीजिए जैसे गो, गो ओवर, गो ऑन, गो आउट, गो अप, गो डाउन, गो एट. गो का मीनिंग होता है जाना, लेकिन देखिए गो डाउन का कुछ और अर्थ है, गो अप, गो एट, इन सब के अलग अलग अर्थ हैं. गेट को लीजिए, बहुत कॉमन यूज होता है गेट का. गेट अप, गेट मतलब पाना.
गेट अप उठना, गेट डाउन उतर जाना, गेट ऑन जारी रखना, गेट ओवर उबर जाना, गेट आउट बाहर निकल जाना। प्रीपोजिशन लगाकर, सिंपल प्रीपोजिशन की बात कर रहा हूँ, सिंपल प्रीपोजिशन लगाकर आप एक वर्ब के कई वर्ब बना सकते हैं, एक वर्ड के कई अर्थ बना सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रीपोजिशन अलग अलग रहेगा तो अलग अलग अर्थ होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जिसे हम कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, फ्रेज प्रीपोजिशन। व्हाट आर दे कॉल्ड? फ्रेज प्रीपोजिशन। अकॉर्डिंग टू, along with, away from, because of, by means of, by virtue of, etc., etc. In spite of, instead of, in course of, in front of, in order to do well, I am working hard. In course of my discussion, he disclosed to me this fact. He was away from Raipur for so many years. By virtue of his hard work, he came first. By way of gift, I gave him a watch. By way of a gift, एक गिफ्ट के रूप में मैंने, by way of, यहाँ वे का अर्थ होता है जाना, पर यहाँ नहीं है। by way of मतलब के स्थान, के लिए, की तरह, घड़ी की गिफ्ट की तरह मैंने उसे दिया। बिकॉज ऑफ, के कारण, बिकॉज के बाद हमेशा ऑफ आएगा, बिकॉज ऑफ, बाय डिंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, ये वे शब्द हैं, अब अभी ख्याल रखेंगे, ये वे शब्द हैं, वे फ्रेज हैं जिसमें जो लिखा हुआ है वही होगा। अकॉर्डिंग के बाद अकॉर्डिंग फ्रॉम नहीं आता, अकॉर्डिंग इन नहीं आता, अकॉर्डिंग आउट नहीं आता, अकॉर्डिंग के बाद हमेशा टू ही आएगा, ये याद रखना है आपको। तो ऐसे बहुत सारे फ्रेजल प्रीपोजिशंस हैं या फ्रेज प्रीपोजिशंस हैं जिसमें ये तय है कि कौन सा प्रीपोजिशन इस वर्ब के साथ लगेगा, इस वर्ड के साथ लगेगा, वर्ब नहीं वर्ड के साथ। इंस्टेड के बाद ऑफ ही लगेगा, इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ यू ही मस्ट गो, उसके बदले वो जाएगा। इन प्लेस ऑफ, के स्थान पर, उसके स्थान पर वह जाएगा। इन कोर्स ऑफ माई डिस्कशन ही डिस्क्लोज्ड, के दौरान, इन कोर्स ऑफ मतलब के दौरान। इन ऑर्डर टू मतलब इन ऑर्डर टू रीच द टॉप ही टुक द कार, ऊपर तक के लिए, इन ऑर्डर टू का मतलब हो गया के लिए। तो मैं फिर से दोहराऊं, फ्रेजल वर्ब्स, एडवर्ब्स वे एडवर्ब्स हैं जिसमें वही प्रीपोजिशन लगते हैं एक ही, और कोई दूसरा प्रीपोजिशन नहीं लगता। मैंने अभी आपको गेट और गो का उदाहरण दिया, और लेकिन इसमें मैंने आपको बताया कि गेट के साथ कई तरह के प्रीपोजिशन लग सकते हैं और हर प्रीपोजिशन के साथ उसके अलग मीनिंग हो जाते हैं। पर यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ अभी, राइट नाउ आई एम टेलिंग यू that these phrasal words, phrase prepositions are fixed. You cannot change and you cannot replace these prepositions with other prepositions here. According के साथ to ही लगेगा, along के साथ with ही लगेगा, away के साथ हमेशा from ही लगेगा, because के साथ हमेशा of ही लगेगा। दूसरे शब्दों में आप ये दो शब्दों को जो देख रहे हैं इनको एक मानते हुए इसको एक तरीके से कंठस्थ करें, एक मान लें इनको। बिकॉज के साथ ऑफ ही लगेगा तो हम हमेशा बिकॉज ऑफ ही समझें और उसे एक तरीके से एक शब्द की तरफ प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। यद्यपि ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे, तो उनको सबको यहाँ नहीं बताया जा सकता, बट यू शुड नो दैट देयर आर फ्रेज वर्ड्स विथ टू वर्ड्स, वन ऑफ देम इज प्रीपोजिशन एंड दोज प्रीपोजिशंस आर फिक्स्ड फॉर दोज वर्ड्स, irreplaceable, they cannot be replaced or changed.
On behalf of the staff, behalf of, on behalf of the staff, on behalf of the staff, he read the address. उसने भाषण पढ़ा स्टाफ के स्थान पर, स्टाफ के ओर से, on behalf of staff, स्टाफ की तरफ से. Instead of talking, prove your worth by doing. बात करने के बदले, instead of, के बदले. Next is, there is a big tree in front of my house. मेरे घर के सामने, in front of, front माने सामने, पर हमेशा वो फ्रेज वैसा ही रहेगा, in front of. In course of his research, he met with many difficulties. In course of his research, he met with many difficulties. In course of, के दौरान, के दौरान. Similarly, he acted according to my instruction, according to, में के अनुसार, according to मतलब के अनुसार. So, this way the line will go on, the information will go on, but then that you develop with the passage of time. What you need to understand is that these are phrase prepositions whose position is fixed. Only those prepositions can come with these words and having a single meaning, singular meaning. Preposition या संबंध बोधक, इसके बारे में बात करते हुए हम आगे अगले बिंदु पर आते हैं. We come to the next point of preposition. There is a set of words which have ing at the end of each word, ing. And by adding this ing, we use them as preposition, those words. Because they connect the two, क्योंकि वो संबंध बना देते हैं. और चूंकि संबंध बोधक हो जाते हैं, इसलिए इन शब्दों को हम प्रीपोजिशन कहते हैं. उदाहरण के लिए ऐसे शब्दों में जो बहुत ज़्यादा उपयोग जिनका होता है, मैं केवल उन्हीं की बात करूंगा, अन्यथा ऐसे तो बहुत सारे शब्द हैं. 3 शब्द बहुत ज़्यादा उपयोग होते हैं. एक तो है बारिंग, BARRING. बारिंग मतलब क्या होता है? बारिंग मीन्स एक्सेप्टिंग, अपार्ट फ्रॉम, के अलावा, अपार्ट फ्रॉम, इसको छोड़ दे तो, इसको छोड़कर. बारिंग एक्सीडेंट द मेल विल अराइव टुमारो. बारिंग एक्सीडेंट द मेल विल अराइव टुमारो. इसको छोड़ दें, इस बात को, इसकी चर्चा ना करें तो मेल कल पहुंच जाएगी. बारिंग एक्सीडेंट. दूसरा है कंसर्निंग. कंसर्निंग मतलब अबाउट. आई एम टॉकिंग अबाउट इट, कंसर्निंग दिस मैटर, अबाउट दिस मैटर, इस विषय के बारे में. अबाउट माने के बारे में. आई एम टॉकिंग अबाउट माई लाइफ, मैं अपने जीवन के बारे में बात कर रहा हूँ. अबाउट. रिमेंबर, अबाउट और अबव दोनों में अंतर है. अबव यानी ऊपर, और अबाउट माने के बारे में, ABOUT, अबाउट. सो कंसर्निंग, ING. कंसर्न माने चिंता, कंसर्न माने चिंता. कंसर्निंग से संबंधित, से संबंधित. अबाउट के बारे में. यस्टरडेज फायर, यस्टरडेज फायर हम आगे लगाते हैं. इसमें देखिए शुरू में ING वाला वर्ड आ जाता है, यानी प्रीपोजिशन शुरू में ही आ जाता है. कंसर्निंग यस्टरडेज फायर देयर आर मैनी रूमर्स. कंसर्निंग यस्टरडेज फायर देयर आर मैनी रूमर्स. हम और भी दूसरे तरीके से बोले, अबाउट यस्टरडेज फायर देयर आर मैनी रूमर्स. रूमर मतलब, रूमर का अर्थ होता है अफवाह. रूमर का अर्थ होता है अफवाह. बहुत सारे, कल के फायर के बारे में, कल के फायर आग के बाबत बहुत सारी अफवाहें हैं. सो बारिंग एंड कंसर्निंग. And third common word which we very much often use is
कंसिडरिंग. कंसिडरिंग मीन्स टेकिंग इनटू अकाउंट, इसको ध्यान में रखते हुए. कंसिडरिंग का अर्थ होता है इसको ध्यान में रखते हुए. कंसिडरिंग द क्वालिटी, द प्राइस इज वेरी हाई. कंसिडरिंग द क्वालिटी, द प्राइस इज वेरी हाई. आप बाजार जाते हैं एक सामान खरीदने के लिए, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा दिखती है. आप अपने मित्र से पूछते हैं ये कैसा है, ठीक लग रहा है क्या? मार्केट में तो 300 में मिलता है, ये 500 रुपये में मिल रहा है, इज़ इट ओके? आपका फ्रेंड बोलेगा कि इसकी क्वालिटी को देखते हुए कीमत ज़्यादा लग रही है. तो इसकी क्वालिटी को देखते हुए के लिए इतना लंबा जो है उसके लिए है कंसिडरिंग. कंसिडरिंग द क्वालिटी, द प्राइस इज वेरी हाई. तीनों शब्दों में ING लगा है. तीनों और सामान्यतः ING जो हम लगाते हैं तो वो टेंस में लगाते हैं, सामान्यतः टेंस में. कई बार उसको नाउन बनाने के लिए लगाते हैं. एक क्रिया को, एक्शन को नाउन बनाने के लिए. जैसे स्लीप से स्लीपिंग, स्लीपिंग इज गुड, स्लीपिंग इज गुड. वहाँ ING लगा है पर वहाँ वो नाउन है. यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर कंसिडरिंग का अर्थ कोई क्रिया का रूप नहीं है. किसी क्रिया के बारे में चर्चा नहीं हो रही है, किसी संज्ञा के बारे में चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि ये बिल्कुल अलग शब्द है. कंसर्निंग द फायर, कंसर्निंग द क्वालिटी, द प्राइस इज वेरी हाई. Considering the quality, considering the quality, the price is very high. Concerning the fire, there are many rumors. अब आप समझ गए. और ये तीन शब्द बहुत काम के हैं, बहुत बार बार इसका उपयोग होता है. So remember these three prepositions which are used beforehand. ऐसे ही during, एक और वर्ड during. During summers, the animals move away to colder regions. ड्यूरिंग समर, वहाँ ING लगाने से ड्यूर, DUR कोई अलग शब्द नहीं है जिसमें ING जुड़ गया है ना. ड्यूरिंग एक ही वर्ड है. DUR उसमें ING जुड़ा है ऐसा ना सोचें. तो ड्यूरिंग समर, गर्मी में जानवर ठंडी जगह चले जाते हैं. ड्यूरिंग समर एनिमल्स मूव टू कोल्डर प्लेसेस. तो ये ड्यूरिंग हो गया. राइट. रिगार्डिंग, अनदर वर्ड, रिगार्डिंग, के संबंध में. रिगार्डिंग हिज हेल्थ, रिगार्डिंग हिज हेल्थ आई हैव नथिंग गुड टू से. उसके स्वास्थ्य के बारे में मुझे कुछ अच्छा कहने लायक नहीं है, मेरे पास कुछ अच्छा कहने लायक नहीं है. रिगार्डिंग हिज हेल्थ आई हैव नथिंग good to say, nothing good to say. So this is how ING is there in few of these words, and these words are also used as preposition but not after the kriya or anything, but right at the beginning. Now let's see few sentences. You have to identify preposition. And you have to tell that this preposition is used in respect of which word, in respect to which word. निम्नलिखित इन वाक्यों में संबंध बोधक देखो कौन से हैं और बताएं कि ये किस शब्द को नियंत्रित कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, लिटिल जैक हॉर्नर sat in a corner. Little Jack Horner sat in a corner. अब यहाँ पर क्या शब्द है? Little Jack Horner sat in a corner. Preposition क्या है? In. किसके लिए यूज हो रहा है? Sat in a corner. तो किसके संबंध है? Corner से. Right? Next is old Mother Hubbard. She went into a cupboard. Old Mother Hubbard. She went into a cupboard. Into. संबंध बोधक. Cupboard.
उसके लिए यूज हो रहा। द लायन एंड द यूनिकॉर्न फॉट फॉर द क्राउन। द लायन एंड यूनिकॉर्न फॉट फॉर द क्राउन। एंड है क्या प्रीपोजिशन? नहीं, एंड दो शब्दों को जोड़ रहा है, लायन एंड यूनिकॉर्न, इनको। दूसरा कौन सा शब्द आपको लगता है? फॉर द क्राउन, के लिए, क्राउन के लिए। फॉट, फाइट, फॉट, फॉट, क्राउन के लिए लड़ रहे हैं। Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty sat on a wall. On a wall. On is again preposition. On a wall. So this is again a preposition, and it is connected to what word? On a wall. Right? Next is, she sat by the fire. She sat by the fire and told me a tale. कौन सा शब्द? देखिए, to sit माने बैठना। She sat by the fire, आग के बाजू में बैठी और उसने मुझे एक कहानी सुनाई। टेल, स्पेलिंग देखिए, TALE, टेल यानी कहानी, टेल यानी किस्सा। और एक टेल होता है TAIL, टेल का मतलब पूंछ। जानवरों की जो पूंछ होती है उसको टेल बोलते हैं, लेकिन उसकी स्पेलिंग है TAIL। और एक होता है टेल, थोड़ा सा खींच के बोलना पड़ता है, टेल। टेल माने बताना, वो एक क्रिया है। टू टेल यानी बताना। टेल, टोल्ड, टोल्ड। डोंट टेल मी दैट यू आर डूइंग समथिंग राइट। मुझे मत बताओ कि तुम कुछ सही कर रहे हो। डोंट टेल मी, डोंट टेल मी, मुझे मत समझाओ, मुझे मत बताओ। ऐसा झड़क के जब बोलना होता है तो हम टेल का उपयोग बहुत बार कर, डोंट टेल मी। तो टेल, 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 तीन शब्द हो गए, थोड़ा सा उच्चारण का अंतर, थोड़ा स्पेलिंग का अंतर। एंड लेट्स डू द लास्ट वन। रेन, रेन, गो टू स्पेन and never come back again. Rain, rain, go to Spain and never come back again. Which one is preposition? To Spain. Spain एक जगह का नाम है। Spain. Rain, rain, to go to Spain. So this is enough for you to understand what is a preposition and how to identify preposition, different types of prepositions. Now say another 3 more sentences in this regard. इन वाक्यों में आपको क्या करना है? संबंध बोधकों को क्रिया विशेषणों से अलग करना। किससे अलग करना है? क्रिया विशेषणों से अलग करना। निम्न वाक्यों में संबंध बोधक को क्रिया विशेषण से अलग करना है। कौन सा है इसमें? कम डाउन। कम डाउन में संबोधक कौन सा है? क्रिया विशेषण कौन सा है? कम टू डाउन। वी सेल्ड डाउन द रिवर, अनदर वन। आइडेंटिफाई, पता करिए इसमें से कौन सा संबोधक है, कौन सा संबंध बोधक है, कौन सा प्रीपोजिशन है। द मैन वॉक्ड राउंड द हाउस। द मैन वॉक्ड राउंड द हाउस। विच वन इज प्रीपोजिशन? He sat on a stool. He sat on a stool. Identify the preposition. And the last is the carriage moved on. The carriage. Carriage मतलब पालकी या कैरिज मतलब कैरियर, जिसमें बैठ के कोई जाता हो या ले जाया जाता हो सामान, उसे कैरिज बोलते हैं। The carriage moved on. कौन सा है इसमें? Identify preposition and separate it from adverb.